तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 3 और 4 अगस्त के ऑल शिफ्ट्स के करंट अफेयर्स के पूछे गए प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो देखिए, भारत के नए लेखा रक्षा महानियंत्रक के बारे में पूछ रहा है, तो ये अलका नागिया अरोरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, अलका नागिया अरोरा। अब इससे बनने वाले प्रश्न क्या क्या होंगे, तो चलिए देख लेते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने बताया कि रक्षा लेखा महानियंत्रक नए बने हैं और इन्होंने पद ग्रहण किया है 1 अगस्त 2026 को, और इनका नाम क्या है, अलका नागिया अरोरा। तो याद रखिएगा, ये भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस IDAS 1991 बैच के अधिकारी हैं, और ये रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, इनका मुख्य काम होता है कि भारतीय जो सशस्त्र बल हैं, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना आती है, उसके वित्तीय प्रबंधन करना, उनका लेखांकन करना, भुगतान करना, आंतरिक लेखा परीक्षक करना, रक्षा व्यय की जितनी खर्ची हो रही है उसको निगरानी करना, इनका काम होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, रक्षा लेखा विभाग जो होता है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक सर्वोच्च अधिकारी होता है, और अगर हम रक्षा लेखा विभाग के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था देख लेते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया, 2026 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का कौन सा जयंती मनाया गया। तो देखिए, 2026 में रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपको पता है कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया था, तो उनकी और बहुत सारे काम किए हैं। तो देखिए, यहाँ पे 165वीं जयंती मनाया गया है 2026 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी का। अब इनसे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि इनका जन्म जो हुआ था वो 7 मई 1861 को हुआ था, कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म। और अभी जो 2026 जो हम लोग मनाए हैं, इनकी 165वीं जयंती है, यानी 165th बर्थ एनिवर्सरी इनका मनाया गया। इन्होंने मेरे प्यारे साथियों नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार के रूप में इनका नाम जाना जाता है। इनकी प्रमुख जो कृति है, जैसे गीतांजलि हो गया, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप जानते हैं गीतांजलि इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये भी पता होगा कि राष्ट्रगान इन्होंने गाया भारत के जन गण मन, और बांग्लादेश का अमार सोनार इन्हीं की रचना है। तो इतने पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, 2026 में कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। देखिए, कला के क्षेत्र में यहाँ पूछा है, ठीक है, कला के क्षेत्र में। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, कला के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया, एक धर्मेंद्र सिंह देओल को और दूसरा एन राजम को दिया गया है। अब चलिए इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो पॉइंट्स बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि पद्म पुरस्कार 2026 अवार्ड का वितरण किया गया है, और भारत सरकार ने 26 जनवरी 2026 के पूर्व संध्या पर इसको अवार्ड को बांटा है, जिसमें कुल 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया था और दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें 5 पद्म विभूषण दिया गया, 13 पद्म भूषण दिया गया, 113 पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 19 महिलाओं को दिया गया है, 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया है, 6 ऐसे लोग हैं जो विदेशी हैं या NRI हैं, PIO है, OSC है, इस तरह से इनको सम्मानित किया गया है। यानी टोटल 131 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री पुरस्कार, जिसमें 19 महिलाओं को दिया गया, 16 मरने के बाद दिया गया, 6 विदेशी को दिया गया। अब मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया अभी, तो देखिए इसमें आपको 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार विभूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें आपको हालांकि क्वेश्चन में कला के क्षेत्र में पूछा था, तो 2 ही लोगों को कला के क्षेत्र में दिया गया, जिसमें एक धर्मेंद्र सिंह देओल जिनको मरणोपरांत इस पद्म भूषण जो पुरस्कार है उससे नवाजा गया, और एक एन राजन है जिनका संबंध कला से है और इनको भी दिया गया। हालांकि वैसे 5 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें एक धर्मेंद्र सिंह देओल हैं कला के क्षेत्र में मरणोपरांत, KT थॉमस हैं लेखक हैं, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है। ठीक है,
एन राजम है कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, पी नारायण है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है, और एक है वीएस अच्युतानंद जो मरणोपरांत इनको दिया है लोक सेवा के लिए। ठीक है, तो 5 लोगों को दिया गया, लेकिन इसमें कला के क्षेत्र में पूछा है तो 2 लोगों को कला के क्षेत्र में दिया गया है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया मुंद्रा यानी मुंद्रा पोर्ट के बारे में पूछा था। मुंद्रा पोर्ट किस राज्य में है? तो देखिए मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में है। अब इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको पता होगा कि मुंद्रा जो पोर्ट है वो गुजरात के अंदर है और कच्छ जिला में है। कहाँ है? कच्छ जिला में, और अरब सागर में आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ द्वारा संचालित होता है, यानी अडानी के द्वारा संचालित होता है। इसका विशेषता क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका विशेषता यही है कि यह भारत का सबसे बड़ा निजी यानी प्राइवेट वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में आपको देखने वाला है, और सबसे ज़्यादा यहाँ से माल ढुलाई होने वाला ये पोर्ट बन गया है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा था ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के बारे में पूछा है। तो देखिए एक ग्रैंड स्लैम का एक हिस्सा है। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का एक ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जो होता है वो ग्रैंड स्लैम में ही आता है। 3 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के महीना में। हालांकि चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो एक टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं ना, उसमें से एक है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं हर वर्ष जनवरी के महीना में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाता है, और वर्ष का पहला जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। मेरे प्यारे साथियों, 4 ग्रैंड जो स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उसमें से आपको पहला याद रखेगा ऑस्ट्रेलियन जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। दूसरा ओपन फ्रेंच होता है। ठीक है, उसके बाद आपको विंबलडन होता है, और चौथा जो होता है US ओपन होता है। तो 4 याद रखिएगा, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है जनवरी के महीने में। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा और आपको याद रखना है कि आयोजन 18 जनवरी जो मेरे प्यारे साथियों 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच इसका आयोजन किया गया था इस बार। ठीक है, स्थान कहाँ? तो मेलबर्न पार्क में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, आपको पता होगा। कोर्ट किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। पुरुष एकल विजेता इस बार के कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्काराज बने हैं, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद उप विजेता नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, इनके बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, उसके बारे में मेरे प्यारे साथियों, महिला एकल विजेता एलेना राइबाकिना आपको कजाकिस्तान की, और कार्लोस अल्काराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर, इस जीत के साथ अल्काराज ने अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा कर लिया, और कुल 7 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले आपको देखने के लिए मिलेंगे कार्लोस अल्काराज। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आया था 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान पाया है? तो देखिए नॉर्वे है। कौन देश ने? नॉर्वे देश ने। किस देश ने पूछा था कि शीतकालीन जो ओलंपिक 2026 के अंदर हुआ उसमें कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, यानी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं देख लेते हैं। देखिए प्रथम स्थान आपको शीतकालीन ओलंपिक नॉर्वे याद रखना है। कुल कितने पदक जीते इन्होंने? 41 पदक। स्वर्ण कितने? 18। रजत कितने? 12। कांस्य कितने? 11। आयोजन कहाँ किया गया था शीतकालीन? तो देखिए 2026 शीतकालीन ओलंपिक जो है वो मेजबान मतलब आपको मिलानो में कार्टनिया मिलानो 2026 आपको कार्टनिया मिलानो और इटली मेज़बान कर रहा था। ठीक है, इटली के मालिनो कार्टनिया में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आयोजन कब से कब तक? देखिए फरवरी के महीना में किया गया था। 6 से 22 फरवरी 2026 के अंदर इसका शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, विशेष उपलब्धि क्या इसमें देखने के लिए मिला? तो नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक के एक संस्करण में सबसे अधिक यानी टोटल 41 पदक जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो यही इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेष उपलब्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न क्या पूछा गया, 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली के किस स्थान पर हुआ? तो देखिए आपको पता होगा
कि मेरे प्यारे साथियों जो इसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत चर्चा भी हुआ था। तो 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में किया गया और ये भारत मंडपम में किया गया था नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, भारत मंडपम। अब इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि जो एआई इम्पैक्ट समिट का नाम इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 था और कहाँ आयोजन स्थल था, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। आयोजन अवधि तो फरवरी के महीना में 16 से 20 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजक कौन था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। इसके अंतर्गत इंडिया एआई मिशन का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। मुख्य उद्देश्य था कि जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल समावेशी यानी इंक्लूसिव और विकासोन्मुखी एआई फॉर डेवलपमेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता को क्या करना है, तो बढ़ावा देना है। विशेषता क्या था, तो यह ग्लोबल साउथ था। ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला जो प्रमुख वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो पहला बार हुआ है, ठीक है। भागीदारी तो देखिए इसमें 100 से अधिक देशों ने भागीदारी मतलब प्रतिनिधित्व किया है, उसमें भाग लिया है। नीति निर्माण, उद्योग जगत, शोधकर्ता और वैश्विक तकनीक कंपनियों के प्रमुख इसमें लोग शामिल थे। तो 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें निर्माता जो थे वो सब के सब लोग शामिल थे, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा गया, जून 2026 में भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए जून में किसका स्थापना होता है, तो तेलंगाना का होता है 2014 के अंदर। तो ये 12वां अभी मनाया गया है, 12वां स्थापना दिवस 2014 में इसका स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को तेलंगाना, और तेलंगाना ने अभी 2026 में मेरे प्यारे साथियों 12वां स्थापना दिवस मनाया है। अब इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि जून 2026 में भारत के तेलंगाना राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस यानी स्टेट फॉर्मेशन डे मनाया है। तेलंगाना का गठन आपको पता, मैंने बताया 2 जून 2014 को इसका आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये भारत का 29वां राज्य बना था। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, ठीक है, और इसलिए 2 जून 2026 को राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। अगर मेरे प्यारे साथियों बात करें कि तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है, तो अनुमूला रेवंत रेड्डी याद रखिएगा, रेवंत रेड्डी इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था। एक प्रश्न आया था 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार ने किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री 2026 में स्वीडन की यात्रा पर थे और स्वीडन के जो सर्वोच्च सम्मान होता है उससे सम्मानित किया गया है माननीय अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो वो कौन सा ऑनर था, देखिए रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और एक था डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। तो 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है, एक रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और एक है डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। तो ये 2 जो पुरस्कार हैं सर्वोच्च पुरस्कार है स्वीडन का, इसका नाम याद रखना है। अब इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो देखिए सम्मान मिला है स्वीडन से जिनका नाम क्या है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, और एक और है डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। सम्मान देने वाला देश स्वीडन आपको पता है। सम्मान प्राप्तकर्ता नरेंद्र मोदी, ठीक है। सम्मान की तिथि 17 मई 2026 को ये दिया गया था। मेरे प्यारे साथियों आपको पता है कि जो सम्मान प्रदान किया है वो स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने गोथेनबर्ग में आयोजित जो समारोह हुआ था उसमें इनको सम्मान दिया गया है। सम्मान का महत्व इसलिए हो जाता है कि यह स्वीडन का विदेशी सरकार प्रमुखों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। सम्मान का कारण क्या है, तो देखिए भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करना, उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा तथा दूरदर्शी नेतृत्व को बढ़ावा देना, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह का दिया गया है। उसके बाद विशेष तथ्य क्या इसमें ध्यान रखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले एशियाई नेता बने हैं। एशिया में पहली बार स्वीडन के द्वारा इस तरह का जो पुरस्कार है सर्वोच्च पुरस्कार वो किसी प्रधानमंत्री को दिया गया है, ठीक है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों देख लेते हैं एक प्रश्न क्या पूछा गया। देखिए एक प्रश्न पूछा गया 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 के किताब से नवाजा गया, ठीक है। तो 2026 में मैड्रिड में आयोजित हुआ था समारोह तो
पूछा है कि 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को लॉरियस, ठीक है, इसको याद रखिएगा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2026। तो देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2026 की किताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कार्लोस अल्काराज, उन्हीं को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 की किताब से नवाजा गया है। कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं और टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब इनसे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2026 का विजेता है वो कार्लोस अल्काराज हैं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्पेन के रहने वाले हैं। किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेलते हैं। समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? मैड्रिड स्पेन में हुआ था, याद रखिएगा। पुरस्कार समारोह की तिथि कब थी? तो 20 अप्रैल 2026 को ये मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों विशेष उपलब्धि, तो कार्लोस अल्काराज ने यह सम्मान पहली बार जीता है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का किताब पहली बार कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2025 में शानदार प्रदर्शन और ग्रैंड स्लैम सहित कई प्रमुख किताब जीतने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो याद रखिएगा कि यह कार्लोस अल्काराज जी का पहला सम्मान था, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो देख सकते हैं कि करेंट अफेयर्स कहाँ से पूछ रहे हैं, तो ज़्यादातर जो करेंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर लेटेस्ट जो करेंट अफेयर्स है उसको देखकर जाना है, ठीक है। तो इस तरह से अंदाजा आपको लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश लगातार 10वीं बार प्रथम आया है? तो मेरे प्यारे साथियों रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा एक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसको रिलीज किया गया है 2026 वाला, और इसमें 10वीं बार प्रथम जो फर्स्ट स्थान आया है वो है नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे इससे पहले भी आया था और लगातार 10वीं बार आया है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उसको देख लेते हैं। सूचकांक का नाम क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026, और जारी करने वाले संस्था कौन है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF, ठीक है। प्रथम स्थान 10वीं बार आपको याद है कि नॉर्वे ने किया है। सूचकांक में कुल कितने देशों को? तो 180 देशों को। द्वितीय स्थान की बात करें तो एस्टोनिया आया है दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान नीदरलैंड का है। मेरे प्यारे साथियों भारत का स्थान 157 नंबर पे है। कितना? 157 नंबर पे है, ठीक है। अंतिम 180वां देश कौन है? इरिट्रिया। कौन है? इरिट्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा 180 देश में से भारत का स्थान जो है 157 है मेरे प्यारे साथियों। कितना? 157 है। तो याद रखिएगा 157 नंबर बहुत पीछे जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा था केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल में शक्ति का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। शक्ति तो देखिए स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू, इसका जो फुल फॉर्म होता है एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। शक्ति का फुल फॉर्म क्या है? तो एस से स्ट्रैटेजी याद रखना, स्ट्रैटेजी, एच से स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर, उसके बाद ए से एडवांसमेंट, और के से मेरे प्यारे साथियों एडवांसमेंट के बाद के यहाँ नॉलेज होता है लेकिन एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद टी से टेक्नोलॉजी, उसके बाद एंड आई से इनोवेशन। तो इसको याद रखिएगा, शक्ति का फुल फॉर्म स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एंड एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनेंगे उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए पूरा नाम आपको याद रखना है स्ट्रैटेजी शक्ति का स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। योजना का नाम क्या था? बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा शक्ति। घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में किया गया। इसका घोषणा करने वाली कौन थी? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, जो कि भारत के जब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कुल बजट तो इसमें मेरे प्यारे साथियों 10,000 करोड़, 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ इसमें बजट लगा है। मुख्य उद्देश्य तो भारत को वैश्विक बायोफार्मा निर्माण, जो ग्लोबल बायोफार्मा है ना, उसके रूप में इसको पहचान बनाना है, इसीलिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो देखिए इसमें आपको 100वां रामसर स्थल, वो भी मेरे प्यारे साथियों आपको याद है कि 100वां रामसर स्थल जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल बलिया उत्तर प्रदेश में, इसको 100वां राष्ट्रीय रामसर स्थल घोषित किया गया है 2026 के अंदर। तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंस जो पॉइंट मेरे प्यारे साथियों आएगा निकल के, वो क्या क्या आएगा। तो देखिए रामसर स्थल का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, सुरहा ताल, कहाँ, बलिया में, उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। रामसर स्थल घोषित किया 5 जून 2026 को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में। ठीक है, उपलब्धि भारत का 100वां रामसर स्थल बन चुका है। विशेषता क्या है इसकी, तो यह एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है और जैव विविधता, यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी जो है वो स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं, प्रवासी और स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं। महत्व इसलिए है क्योंकि यह आर्द्र भूमि पक्षियों, मछलियों और अन्य जीवों के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। रामसर स्थल की बात करें तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर स्थल में इसको अपनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत इसको अपनाया गया था। तो अभी रामसर कहाँ में है, तो ईरान में है। 1971 में रामसर स्थल इस तरह के सम्मेलन को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देखते हैं। तो देखिए एक प्रश्न क्या आया था, मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो मेरे प्यारे साथियों अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्हीं के द्वारा मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है कि 2026 में पाकिस्तान के आतंकवादियों के विरुद्ध आपको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसमें पॉइंट्स याद रखिएगा। पुस्तक का विषय क्या था, ऑपरेशन सिंदूर। विमोचन किसने किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विमोचन की तिथि कब किया गया, तो 29 मई 2026 को किया गया। पुस्तक का स्वरूप क्या था, स्मारक पुस्तक है ये। मुख्य सामग्री क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने के लिए और भाग लेने वाले 100 अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सेना कर्मियों के व्यक्तित्व, अनुभव और स्मरण की याद के लिए इसको विमोचित किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, समर्पण और वीरता को सम्मान देना तथा उनकी प्रेरणादायक कहानियों को देश के सामने लाना, यही इनका मुख्य उद्देश्य है। मेरे प्यारे साथियों महत्व इसलिए है क्योंकि यह पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के समन्वय, पराक्रम और राष्ट्र सेवा का दस्तावेज मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसमें राजनाथ सिंह वाले पुस्तक का विमोचन वाला दे दीजिएगा आंसर, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या आया था। देखिए एक प्रश्न आया था, भारत में सेंट्रल यानी राष्ट्रीय जनगणना के संचालन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है वो जिम्मेदार माना जाता है। तो देखिए भारत में अभी जनगणना चल रहा है, चूंकि 10 वर्षों पर जनगणना होता है लेकिन कोविड के कारण लेट हो चुका है। अब मेरे प्यारे साथियों 27 में जनगणना का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 10 साल पे होता है और भारत में जो राष्ट्रीय जनगणना के संचालित करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यानी गृह मंत्रालय के द्वारा, भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे उसको देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए कि यहाँ पे भारत में केंद्रीय जनगणना यानी सेंसस के संचालन के लिए गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA जिम्मेदार होता है। जनगणना का काम क्या होता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत के महापंजीयक, जनगणना आयुक्त यानी रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, मुख्यालय अगर बात करें हम लोग तो इसका जो गृह मंत्रालय इसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। पहली बार जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। नियमित जनगणना की बात करें तो नियमित और समकालीन जनगणना रिपन कब, रिपन के काल में। ठीक है, 1881 में, कब 1881 में लॉर्ड रिपन था। हालांकि शुरू किया गया था पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 10 वर्षों पर होता है मेरे प्यारे साथियों, 10कीय जनगणना होता है। कानूनी आधार होता है जिसमें जनगणना आधार 1948 यानी सेंसस एक्ट 1948 के द्वारा इसको ये आधारित है। महत्व जनसंख्या, देखिए महत्व इसका इसलिए है कि जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, आवास, सामाजिक और आर्थिक स्थिति आदि के आंकड़ों उपलब्ध कराया जाता है सरकार को, ताकि सरकार जो है नीतियां बना सके और लोगों को सहायता कर सके। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि इतने सारे प्रश्न आप लोगों के शिफ्ट्स में पूछे गए हैं और ज़्यादातर आपको ना 2026 जनवरी 2026 से लेकर अभी लेटेस्ट जो अगस्त तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्नों को आप लोगों को कवर करके जाना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।